सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब चैप्टर 4 के कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। In a daily life, we see different objects around us. We find that some objects appear to be stationary while others seems to be in motion. हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, आसपास देखते हैं और उसमें से बहुत सारी चीजों में से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, मोशन में नहीं होते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मोशन में जो है रहते हैं। ठीक है, हाउ डू वी ब्रिंग एनी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में कैसे ला सकते हैं। टू राइड अ बाइसिकल वी नीड टू पैडल इट। अगर एक साइकिल खड़ा हुआ है, अगर हमें साइकिल को चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैडल करना पड़ेगा। When we stop pedaling, the speed of the bicycle decreases. और जब हम लोग साइकिल पे पैडल लगाना छोड़ देते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने के लिए साइकिल को चलाते हो तो पैडल चलाते हो, पैडल मारते हो कि नहीं। लेकिन अगर आप बीच में साइकिल में पैडल लगाना छोड़ दोगे तो साइकिल की जो स्पीड होती है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। टू कीप द साइकिल इन मोशन वी नीड टू पैडल अगेन। अगर हमें साइकिल को कंटिन्यूअसली अगर मोशन में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइकिल पर पैडल जो है कंटिन्यूअसली लगाना ही पड़ेगा। Similarly, to bring a ball in motion, we can push or throw it. इसी तरीके से मान लो अगर हमें किसी साइकिल या किसी बॉल को अगर हमें कंटिन्यूअसली अगर मोशन में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो बॉल को पुश करना पड़ेगा या तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा। On applying a push, does the ball get in motion forever? अब अगर हम लोग एक बॉल पे एक बार अगर हम लोग क्या करते हैं, पुश कर देते हैं बॉल को, तो क्या वो हमेशा के लिए मोशन में रहेगा? आंसर है नहीं रहेगा। आप लोग जैसे क्रिकेट खेलते होगे, एक बार बॉल को फेंकते होगे तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करता होगा फिर रुक जाता होगा। ऐसा तो नहीं कि एक बॉल पे हमने पुश कर दिया या इसको थ्रो कर दिया तो कंटिन्यूअसली जो है चलते रहेगा। ऐसा तो अर्थ में पॉसिबल नहीं है। स्पेस में पॉसिबल है लेकिन अर्थ में पॉसिबल नहीं है। और डज इट कम टू स्टॉप इन अ व्हाइल, या वो कुछ देर बाद रुक जाएगा, तो आंसर वो कुछ देर बाद रुक जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बॉल टू स्टॉप। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर हमने बॉल पे कुछ पुश लगा के उसको थ्रो किया तो वो बॉल कुछ देर बाद रुक क्यों गया। ठीक है, या साइकिल पे जब हम लोग पैडल लगाना छोड़ देते हैं तो एक समय बाद साइकिल रुक क्यों जाता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें जो है अभी जो है इस वीडियो में मिल जाएंगे। To bring a ball in motion, we need to push it and then it slowly comes to a halt. How does a ball in motion comes to rest? Does it stop on its own or there is a factor that causes to it stop? अगर हम एक बॉल को थ्रो किए या पुश किए, वो कुछ देर गया और कुछ देर जाने के बाद वो रुक गया, तो वो रुका क्यों? क्या उसको रोकने के पीछे कोई एक्सटर्नल फैक्टर है या उसके रुकने के पीछे कोई इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, we have read earlier that to bring an object into motion or to bring an object into rest, we need some external factor which is called force. हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मोशन में रखना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें रेस्ट कंडीशन पर लाना है, दोनों ही कंडीशन पे या तो मोशन करवाना है या तो रेस्ट कंडीशन में लाना है, दोनों ही कंडीशन के लिए हमें एक एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ती है और उस एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फोर्स के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो क्या करता है, चीजों को या तो स्टेशनरी कंडीशन पर लेकर आता है या तो उसको मोशन कंडीशन पर जो है लेकर आता है। चलो अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है आपको समझाने के लिए इस फोर्स के बारे में। In this activity, we need a smooth ball made up of a wooden piece, two wooden plank of length 1 meter and 30 centimeter each, a plastic tray, sand and some oil. अब देखो यहाँ पर हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। जैसे इसमें एक चीज क्या चाहिए, स्मूथ बॉल मेड अप ऑफ अ वुडन पीस, लकड़ी का बना हुआ जो है हमें एक बॉल चाहिए। ठीक है, टू वुडन प्लैंक्स चाहिए, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, लकड़ी का दो टुकड़ा दिख रहा होगा जिसमें एक का लेंथ होगा 1 मीटर, दूसरे का लेंथ कितना होगा 30 सेंटीमीटर रहेगा। इसके अलावा हमें एक प्लास्टिक का ट्रे चाहिए, कुछ रेत चाहिए और कुछ ऑयल्स जो है अलग अलग टाइप के ऑयल्स जो है हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को कैसे करना है देखो। By placing the smaller plank at 45 angle from the ground, make an incline
प्लेन फिगर 1। इस जिस तरीके से फिगर 1 आपको दिया है, आपको क्या करना है, एक लकड़ी का जो प्लैंक है उसको किसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से इस तरीके से 45 एंगल बनाते हुए यहां पर उसको रख देना है। और जो दूसरा प्लैंक है इसको इस तरीके से जमीन में या टेबल में जहां पर आप एक्टिविटी को कर रहे हो उस पे इस तरीके से प्लेन हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे जो है इसको रख देना है। प्लेस द लॉन्गर प्लेन बिलो द इंक्लाइन प्लेन टचिंग इट्स फिगर। अब क्या करना है, जो 1 मीटर लंबा है वो क्या रहेगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में रहेगा, और जो 30 सेंटीमीटर वाला वुडन पीस है वो जो है इस तरीके से इंक्लाइन रहेगा। ठीक है। प्लेस द वुडन बॉल एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लैंक एंड लीव इट। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो बॉल है इसको इस तरीके से पहले टॉप में लेकर आएंगे और टॉप में लेने के आने के बाद उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल ऑन द लॉन्गर प्लेन। अब ये बॉल क्या होगा, इस तरीके से इंक्लाइन होकर आएगा नीचे गिरते गिरते गिरते, और ये इस 1 मीटर लंबे लकड़ी के टुकड़े पे कितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, नाप लेना है कि क्या वो 50 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, 60 सेंटीमीटर ट्रेवल किया या 30 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। जितना भी ट्रेवल किया है यहां से छोड़ने के बाद इस 1 मीटर लंबे प्लैंक पे उसको हमें नापना है। Now replace the longer plank with the tray filled with sand। अब ये जो हमारे पास लकड़ी लगा हुआ है ना, इस लकड़ी को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। अब इसके जगह इसके ऊपर में क्या लगा देंगे, हम लोग रेत बिछा देंगे, सैंड बिछा देंगे। पहले ये नॉर्मल लकड़ी का टुकड़ा था, इसके ऊपर में कुछ नहीं था, अब इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, सैंड को जो है बिछा देंगे। Again place the ball at the top of the inclined plane and leave it। Now measure the distance covered by the ball on the tray of sand। अब फिर से क्या करेंगे, इस बॉल को टॉप पर लेके जाएंगे और टॉप पर ले जाने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद फिर से ये 1 मीटर लंबे प्लैंक पर चलेगा। तो अब हमें देखना है कि ये कितना डिस्टेंस जो है कवर किया, इसको भी हम लोग मेजर कर लेंगे। अब तीसरी बार हम लोग क्या करेंगे, देखो पहली बार तो नॉर्मल लकड़ी का प्लैंक था, उसमें ये बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया ये मेजर कर लिए। दूसरी बार हमने इसके ऊपर में सैंड रख दिया, अब इसको कितना डिस्टेंस कवर किया बॉल वो देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली रिपीट द अबव स्टेप यूजिंग अ स्मूथ प्लास्टिक ट्रे एंड सम सच ऑब्जेक्ट्स व्हिच गेट स्मूथर आफ्टर अप्लाइंग ऑयल। अब इस 1 मीटर के जगह पर हम लोग, लकड़ी के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, कुछ प्लास्टिक का सामान रख सकते हैं या इसके ऊपर में ऑयलिंग कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर जो है लगा सकते हैं। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वुडन बॉल ऑन ऑल ऑफ दिस सरफेस। तो पहले देखो, पहले 1 मीटर के लकड़ी पर जो है हम लोग कुछ नहीं किए थे, तो वो नॉर्मल कंडीशन पर था। दूसरी बार हमने उसके ऊपर में क्या लगा दिया, सैंड लगा दिया। तीसरी बार हमने उसके ऊपर में क्या लगा दिया, प्लास्टिक का कुछ मटेरियल लगा दिया। चौथी बार हमने मान लेते हैं कि ऑयल लगा दिया। अब आप खुद सोच के थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके बताओ, इन चारों में सबसे ज्यादा किस कंडीशन में जो बॉल है वो ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, क्या नॉर्मल कंडीशन पे या सैंड के कंडीशन पे या प्लास्टिक के कंडीशन पे या ऑयल के कंडीशन पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ऑयल के कंडीशन में पहला करेगा, दूसरा प्लास्टिक के कंडीशन में करेगा, तीसरा नॉर्मल सरफेस पर करेगा, चौथा सबसे कम डिस्टेंस जो कवर करेगा वो सैंड के कंडीशन में जो है करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन हम लोग जानते हैं। Now try to answer the following questions depending upon the above activity। अब ऊपर वाले जो भी एक्टिविटी को हमने किया है उस एक्टिविटी के बेसिस पर नीचे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, डिड द बॉल कवर सेम डिस्टेंस ऑन ऑल द सरफेस। आंसर है नहीं। क्या सारे सरफेसेस पर बॉल ने सेम डिस्टेंस कवर किया था क्या? आंसर है बिल्कुल भी नहीं कवर किया था, सब में अलग अलग डिस्टेंस जो है उसने कवर किया था। Arrange the distance covered by the ball on the different surfaces in a particular order। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम ये 4 मटेरियल को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैंने इसको आपको अरेंज करके ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस ऑयल वाले सरफेस पर करेगा, दूसरे कंडीशन पे प्लास्टिक वाले सरफेस पर करेगा, तीसरे पे नॉर्मल सरफेस पर करेगा, चौथे पे जो है सैंड वाले सरफेस पर जो है सबसे कम डिस्टेंस जो है कवर जो है करेगा। अगर आप दूसरा मटेरियल यूज करोगे तो ये सीक्वेंस हो सकता है और भी बदल जाए। ठीक है, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करें, जो ऑयल है, सैंड है, नॉर्मल है और वुडन है, इन विच सिचुएशन डिड द बॉल कवर मैक्सिमम डिस्टेंस एंड व्हाई।
तो देखो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें कवर करेगा, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे स्कूल में तो आपको पता चलेगा कि जो ऑयल वाला सरफेस रहेगा उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है सरफेस में वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पर मूव करता है तो वहां पर उन दो सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो है एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के नाम पे जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग देखे होंगे किसी के घर में अगर टाइल्स लगा हुआ और टाइल्स में अगर पानी लगा हुआ है तो कई बार हम लोग क्या होते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, जबकि मिट्टी वाले सरफेस पर हम लोग फिसल के नहीं गिरते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर का नीचे वाला जो सरफेस होता है और जो जमीन होता है उन दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शन होता है, मतलब ये टाइल्स है और ये मान लेते हैं कि ये हमारा पैर है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों के बीच में जो है फोर्स लगता है, और अगर ये फोर्स कम है तो हम फिसल कर गिर जाएंगे, और अगर ये फोर्स ज्यादा है तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, अगला स्टेप जो है बड़े आराम से ले सकते हैं। तो वो जो फोर्स जो दो सरफेस के बीच में काम करता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। In the earlier classes, we have read about the frictional forces which are responsible for bringing the motion of an object to the rest. हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो अगर रेस्ट कंडीशन पर अगर आ जाता है तो मूविंग ऑब्जेक्ट का रेस्ट कंडीशन पर आने के पीछे का जो रीजन होता है वो क्या होता है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है होता है। The value of frictional force changes according to the nature of the surface in the contact. अभी जो frictional force है ये surface to surface क्या होता है, चेंज होता है। जैसे ऑयल वाले सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, सैंड वाले सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए जब हम लोग रेत पर चलते हैं तो जल्दी थक जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है। The ball covers larger distance on the surface on which it experiences lower frictional force. और वही चीज ये बता रहा है कि जो बॉल जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तभी ट्रेवल करेगा जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, सबसे कम होगा। On this basis, state which of the surface in the given activity apply the smallest frictional force. हमने जो एक्टिविटी की थी उस एक्टिविटी में सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो किसमें होगा, ऑयल वाले सरफेस पर जो है होगा। As we saw, an object remains in a state of motion for much longer on the surface which apply the lower frictional force. कुछ नहीं है। What would happen if the frictional force on the surface becomes zero? Will the object ever stop? मतलब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट के रुकने का पीछे का रीजन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो मान लो एक कंडीशन आप ऐसा सोचो, एक आइडियल सिचुएशन, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, एक आइडियल सिचुएशन ऐसा सोचो कि मान लो किसी सरफेस पर फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अगर फ्रिक्शनल की वैल्यू जीरो है तो क्या ऑब्जेक्ट हमेशा लगातार कंटिन्यूअसली चलते रहेगा? जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल करते समय मान लो ये वाला जो सरफेस है, नीचे वाला जो पोर्शन है हमारा, ये नीचे वाला सरफेस जो बहुत लंबा है, ठीक है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर का लंबा है, और मान लेते हैं कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसमें जीरो है, तो क्या ऑब्जेक्ट लगातार इस सरफेस पर आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा क्या? ठीक है, सोच के बताओ आप लोग। तो आंसर है ऐसा कोई सरफेस बना पाना पॉसिबल ही नहीं है जहां पर हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर सके, ऑलमोस्ट जीरो कर सके। और अगर इनकेस अगर हम बना भी लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि सरफेस वाला फ्रिक्शनल फोर्स ही लगेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग टाइप से भी लग सकता है। जैसे एक तो सरफेस पर लग सकता है, दूसरा एयर का फ्रिक्शनल फोर्स भी तो हो सकता है ना। जब हवा चलता है तो देखो कि जब आप साइकिल चलाते हो, जब आपको सामने से ज्यादा हवा आता है तो आपको साइकिल चलाने में मुश्किल होती है कि नहीं, प्रॉब्लम होती है कि नहीं? क्यों होती है? क्योंकि वो भी एक फ्रिक्शनल फोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा, मोशन में जो है रहेगा। चलो, according to Galileo, in the absence of an external force of resistivity, an object moving at a constant velocity remains in the state of motion, and similarly an object at rest remain in the state of rest until an external force works on it. एक गैलीलियो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात बोला था कि इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ रेजिस्टिविटी,
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के करते समय वहां पर अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं जो उसको रोके, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअसली जो है लगातार जो है मोशन कंडीशन पर ही रहेगा। Similarly, an object at the rest remain in the state of rest until an external force works on it. तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो लगातार मूव कर रहा है बिना एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंट के वो मूव करता ही रहेगा। उसी तरीके से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी कंडीशन पर है, वो हमेशा स्टेशनरी कंडीशन पर ही रहेगा जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे टेबल पे पड़ा हुआ आपका किताब अगर आप स्कूल जाने से पहले टेबल पर रख कर गए हो तो शाम को आने के बाद भी वो वहीं पर रहेगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस बुक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं किया। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन पर है तो स्टेशनरी कंडीशन पर ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। सिमिलरली कोई एक ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन पर है तो वो लगातार मूविंग कंडीशन पर ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। Therefore, we say that an object remain in its state of motion or rest unless an external force bring a change in its state. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे तो मूव करते रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहेगा जब तक हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। दिस इज नोन एज इनर्शिया। अब इसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है हमारा, इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब समझ में, ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को कभी भी खुद ब खुद चेंज नहीं करना चाहता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है। We can witness several examples of the inertia in our daily lives. For example, on suddenly applying brakes of a moving vehicle, the person sitting inside the involuntary bends in the forward direction and the items in the vehicle also slide forward. अब ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग फील भी किए होंगे। जैसे मान लो अगर आप एक कार के अंदर में जा रहे हो और आपकी कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, अचानक से आपके कार के सामने कुछ आया और ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। तो जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो आप देखोगे कि सडनली आप जो है आगे की तरफ झुक जाते हो। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका गाड़ी खड़ा हुआ है और अचानक से गाड़ी मूव करना चालू करता है तो आप पीछे की तरफ बेंड हो जाते हो। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है इनर्शिया। अब इसके पीछे का रीजन कैसे है, देखो, A person sitting inside a moving vehicle is in motion along with the vehicle. अगर देखो एक पर्सन बैठा हुआ है किसी कार के अंदर में और अगर कार जो है चल रहा है तो हमारा बॉडी का जो दो पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है वेस्ट के नीचे वाला हिस्सा और वेस्ट के ऊपर वाला हिस्सा। तो जब हम लोग कार में बैठे रहते हैं तो हमारे बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो कार के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है और अपर पार्ट जो होता है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। When the vehicle comes to a halt मतलब stop condition में, the lower body of the person which is in contact with the seat comes to the rest immediately while the upper body remains in the motion due to inertia. तो जब कार चलते रहता है ना तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी चलते रहता है, लेकिन जब कार पे अचानक से ब्रेक लगता है तो कार रुक जाता है और हमारा बॉडी का लोअर वाला जो पार्ट है ना वो कार के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। तो जैसे ही कार रुकता है हमारे बॉडी का लोअर वाला पार्ट भी क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन अपर पार्ट को किस चीज की आदत है, अपर पार्ट को तो मोशन करने की आदत है कार के साथ साथ, तो इसीलिए क्या होता है कि वो आगे की तरफ जो है ब्रेक लगता है तो क्या होता है, मूव कर जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे देखो, इनर्शिया मतलब आलसीपन समझ सकते हो। इनर्शिया का सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो इनर्शिया का मतलब होता है आलसी। अब जैसे देखो, मान लो एक पतला आदमी है जिसका बॉडी वेट है 40 किलो, वो चेयर पर बैठा हुआ है, और एक मोटा आदमी है जिसका बॉडी वेट है 130 केजी और ये भी चेयर में बैठा हुआ है। अगर मैं दोनों को बोलूंगा कि एक साथ खड़े होकर के, तो कौन सबसे पहले खड़े होगा, आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। तो जो 40 किलो वाला है वो बहुत तेजी से खड़े हो जाएगा, जबकि 130 किलो वाले को खड़े होने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है, इस पे आलसीपन ज्यादा है। इसके आलसीपन के पीछे इसका रीजन क्या है, इसका बॉडी वेट। क्योंकि ये जो 130 किलो वाला जो आदमी है जब ये बैठा हुआ था तो इसके बॉडी को बैठने की आदत थी, मतलब ये रेस्ट कंडीशन पर था। जब इसको अचानक से हम लोग बोलेंगे कि खड़े हो जाओ करके, तो इसका इनर्शिया जो है इसको क्या करेगा, बैठे रहने देगा, खड़े होने से स्टॉप करेगा। इसीलिए इसका इनर्शिया ज्यादा होगा और इसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो इनर्शिया का मतलब होता है अपने आप में चेंज जल्दी से नहीं होने देना। तो कार वाला एग्जांपल बहुत पूछता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है कि अचानक से ब्रेक लगता है तो सामने की तरफ क्यों झुक जाता है, या जब अचानक से बॉडी कार मूव करता है, बस मूव करता है तो आदमी अचानक से पीछे की तरफ क्यों जाता है।
कि दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या होगा, इनर्शिया इसका आंसर होगा। लोअर बॉडी पार्ट जो होता है वो कार या बस के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, इसीलिए जैसा जैसा आपका कार या बस जैसा बिहेव करता है आपका लोअर बॉडी भी उसी तरीके से बिहेव करता है, जबकि अपर बॉडी जो है आपका अपोजिट बिहेव करता है, इसीलिए हम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग चलते हैं इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन होता है, दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यही चीज वापस से आएगा 40 किलो वाला आदमी और 130 किलो वाला आदमी में क्या डिफरेंस है, इनर्शिया किसमें ज्यादा होता है और उसके पीछे का रीजन क्या है, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।